1947 में लॉर्ड माउंट बेटन ने जो पार्टीशन प्लान प्रेजेंट किया उसमें कश्मीर नहीं था। इसकी मेन रीजन ये है कि कश्मीर उस टाइम एक प्रिंसली स्टेट था। पार्टीशन के टाइम ब्रिटिश इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर राजा महाराजा हुक्मरानी किया करते थे। इन प्रिंसली स्टेट्स की एक सेमी ऑटोनोमस वैल्यू थी, यानी ये स्टेट्स कम्प्लीटली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर नहीं थी। इन स्टेट्स में मुनाकी सिस्टम था और किसी किस्म की डेमोक्रेसी नहीं थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का मसला 78 साल से फंसा हुआ है। पाकिस्तान स्टडीज में ये मेंशन किया गया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है जिसको भारत ने धोखे के साथ कब्जा कर लिया है। बिल्कुल इस तरह इंडियन स्टडीज में इसका बिल्कुल ऑपोजिट लिखा गया है। लेकिन आखिर असल वजह क्या है, असल मसला क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन ने जो पार्टीशन प्लान प्रेजेंट किया उसमें कश्मीर नहीं था। इसकी मेन रीजन ये है कि कश्मीर उस टाइम एक प्रिंसली स्टेट था। पार्टीशन के टाइम ब्रिटिश इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर राजा महाराजा हुक्मरानी किया करते थे। इन प्रिंसली स्टेट्स की एक सेमी ऑटोनोमस वैल्यू थी, यानी ये स्टेट्स कम्प्लीटली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर नहीं थी। इन स्टेट्स में मुनाकी सिस्टम था और किसी किस्म की डेमोक्रेसी नहीं थी। पार्टीशन के टाइम इन प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा को ये इख्तियार दिया गया कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर ले या इंडिया के साथ ज्वाइन कर ले। और अगर इन स्टेट्स में से कोई स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, यानी ना तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहती है ना इंडिया को, तो वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। पार्टीशन के टाइम कश्मीर की 77% आबादी मुसलमानों की थी और बहुत से सोर्सेज से ये पता चलता है कि वहाँ के मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स की ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। इसकी मेन रीजन ये थी कि कश्मीर पर काफी टाइम से एक हिंदू फैमिली हुकूमत कर रही थी और उन्होंने मुसलमानों को काफी दबा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से मुसलमान टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट भी करते आ रहे थे। पार्टीशन के टाइम 1947 में कश्मीर पर डोगरा राजा हरि सिंह रूल कर रहा था। हरि सिंह राजा जनरल अमार सिंह का बेटा और महाराजा प्रताप सिंह का नेफियो था। हरि सिंह का ताल्लुक डोगरा डिस्टेंसी से था और यह डोगरा फैमिली कश्मीर पर 1846 से रूल कर रही थी। हरि सिंह को लगा कि अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेता है तो पाकिस्तान तो एक मुस्लिम स्टेट है और पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कश्मीर के ऊपर एक हिंदू राजा हुकूमत करे। सिमिलरली इंडिया को ज्वाइन ना करने की सबसे बड़ी वजह नेहरू, इंडिया नेशनल कांग्रेस और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, क्योंकि ये सब लोग कश्मीर में डेमोक्रेसी के फेवर में थे और हरि सिंह कश्मीर में अपनी मोनार्की को कंटिन्यू करना चाह रहा था। अलबत्ता हरि सिंह ने दोनों स्टेट्स को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट प्रेजेंट किया। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडिया इसके फेवर में नहीं था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मकसद ये था कि कश्मीर और पाकिस्तान दोनों के बीच में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और पोस्टल सर्विसेज वगैरह जारी रहे। पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम भी पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाह रहे थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा से 22 पश्तून ट्राइब्स को कश्मीर के अंदर दाखिल कर दिया गया और ये हर एक ट्राइब 1000 लोगों पर मुश्तमिल था। बैक एंड से इन ट्राइब्स को पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट दे रही थी। इन ट्राइब्स को मेजर जनरल अकबर खान लीड कर रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी ने डायरेक्टली इस अटैक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक थर्ड पार्टी की हेल्प ली। इस इन्वेजन का मेन मकसद हरि सिंह को प्रेशराइज करना था ताकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर ले और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। इन पश्तून ट्राइब्स ने कश्मीर में बारामुल्ला, यूरी और पोंचा तक के इलाकों को इन्वेड कर लिया था। ये ट्राइब्स श्रीनगर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर थे। इस वक्त हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करने की एक शर्त रखी कि हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर ले। मजबूरी में हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर लिया और कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया। इसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने कश्मीर के अंदर अपनी आर्मी को भेजना स्टार्ट कर दिया। भारतीय आर्मी ने योरी, श्रीनगर, पोंचा और बारामुल्ला के इलाकों को पाकिस्तानी पश्तून ट्राइब से वापस ले लिया और मुजफ्फराबाद तक जाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर उनको काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद और गिलगित के इलाकों को वो वापस कैप्चर नहीं कर सके। भारतीय आर्मी और पश्तून ट्राइब्स की ये लड़ाई फाइनली 1947 और 1948 की इंडो पाक वार में कन्वर्ट होगी। इसकी वजह से दोनों मुल्कों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। इंडिया ने 1 जनवरी 1948 को अपना केस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट किया और पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन के इल्जामात लगाए। भारत को लगा कि कश्मीर ऑलरेडी हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर चुका है, तो कश्मीर हमारा हिस्सा बन जाएगा। इसके जवाब में 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना केस प्रेजेंट किया और भारत के ऊपर जेनोसाइड के इल्जामात लगाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इन दोनों केसेस को स्टडी किया और फाइनली 21 अप्रैल 1948 को रेजोल्यूशन 47 प्रेजेंट कर दिया। रेजोल्यूशन 47 के तहत पाकिस्तान कश्मीर से अपने ट्रूप्स निकालेगा और इंडिया अपनी आर्मी।
اور کشمیر میں فلیبیسائٹ ہوگا، یعنی استصوابی رائے۔ الیکشن کے ذریعے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کشمیر میں الیکشن کے فیور میں تھا، لیکن پاکستان نے ایک شرط رکھی کہ بھارت پہلے اپنی آرمی کشمیر سے نکالے، اور بھارت کا بھی یہ موقف تھا کہ پاکستان پہلے اپنے ٹروپس کشمیر سے نکالے۔ یعنی دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے فلیبیسائٹ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ الیکشن نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت کو معلوم تھا کہ کشمیر میں میجورٹی مسلمز ہے اور زیادہ تر مسلمان پاکستان کے ساتھ جوائن بھی ہونا چاہتے تھے، تو اس طرح کشمیر بھارت کا حصہ کبھی بھی نہیں بن پاتا۔ اس لیے بھارت نے کبھی فلیبیسائٹ ہونے ہی نہیں دیا، یعنی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن 47 پر کبھی بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر ایشو پر لڑائی تھرو آؤٹ 1948 جاری رہی، اور فائنلی 1 جنوری 1949 کو یونائٹڈ نیشن کمیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان کے بنائے ہوئے سیز فائر ایگریمنٹ پر دونوں کنٹریز نے سائن کر دیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت جہاں پر دونوں کنٹریز کے فورسز ہیں وہاں پر ایک سیز فائر لائن ڈرا کر دی گئی اور جنگ روک دی گئی۔ اس سیز فائر لائن کو بعد میں 1972 کے شملہ کانفرنس میں LOC لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا۔ پاکستان کے پاس کشمیر کا 1/3 حصہ آ گیا، جس میں آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہے۔ میپ پر اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا بہت سا حصہ چائنا کے پاس بھی ہے، جس میں آکاش چین اور ٹرانس قراقرم ٹریک شامل ہے۔ آکاش چین چائنا نے 1962 کے انڈیا چائنا وار میں انڈیا سے کمپلیٹلی کیپچر کر دیا تھا، اور ٹرانس قراقرم ٹریک پاکستان نے 1963 کے بارڈر ایگریمنٹ کے تحت چائنا کو دے دیا تھا، جس کے بدلے میں چائنا نے گلگت بلتستان پر پاکستان کے کنٹرول کو ریکگنائز کر دیا تھا، اور اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا آغاز ہوا۔ شکریہ۔